हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का यह पार्ट 3rd वीडियो है। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 वीडियो देख रखा है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ जाएं और उसे देखें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि इंसानों में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर जो भी पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं, है ना, जितने भी जीव है और खास करके मल्टी सेलुलर जीव यानी कि जिसमें बहुकोशिकीय होते हैं ना, जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं उसमें क्या होता है, भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं हम, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है ना। यानी कि क्या होता है, हमारे भोजन के पाचन के लिए कुछ रस चाहिए, कुछ लार चाहिए। ठीक है ना, तो वो कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर ही कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक, तो आहार नल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस का स्रावित करती है। ठीक है, जिसे भोजन का पाचन आसानी से हो पाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं कि आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलके क्या करता है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। कहने का मतलब है आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलके क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है मनुष्य का आहार नाल, है ना, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 7 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा जो आहार नाल होता है वो कैसा है, एक कुंडलित रचना है, एक कुंडलित रचना है, कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का। यह एक कुंडलित रचना है जो क्या होता है, हमारे मुख से शुरू होकर के, है ना, मुख से शुरू होकर के रेक्टम तक यानी कि मल द्वार तक फैला होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे आहार नाल का सबसे पहला भाग जो है वो मुख गुहा कहलाता है, यानी बक्कल कैविटी। ठीक है, तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। ठीक है, हमारा जो आहार नाल का पहला भाग है यानी कि मुख, ये जो है ऊपरी तथा निचले जबड़ों से क्या होता है, घिरा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल संरचना होता है जिसे हम होठ कहते हैं, यानी कि लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मुख को बंद करने के लिए इधर सामने एक लेयर होता है ना, मांस का लेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, हम लिप्स कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा में जीभ तथा दांत भी अवस्थित होते हैं, यानी कि हमारे मुख में क्या होता है, जीभ के साथ साथ दांत भी उपस्थित होते हैं। ठीक, तो आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जीभ, यानी कि टंग क्या होता है। तो मुखगुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना होती है। इसकी ऊपरी सतह एक मांसल संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, हम टंग कहते हैं, यानी जीभ कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम स्वाद कलियां कहते हैं, टेस्ट बड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के
विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। ठीक है, तो जीभ क्या है? जीभ हमारे मुख में पाए जाने वाला एक वी आकार का, किस आकार का? वी आकार का मांसल संरचना है। ठीक है, जिसमें कई छोटी छोटी स्वाद कलियां पाई जाती है। जिसमें क्या होता है? कई छोटी छोटी स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे क्या होता है? हमें अलग अलग भोजन के स्वाद के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है दांत यानी कि टीथ। मुखगुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों में स्थित छोटे कठोर एवं सफेद रंग की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम दांत कहते हैं। ठीक है, दांत भोजन को काटने और चबाने में काम आती है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, यानी कि रूट कहते हैं। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे हम सिर या शिखर या क्राउन कहते हैं। ठीक है, बीच का भाग ग्रीवा, गर्दन या नेक कहलाता है। ठीक है, और जितने भी वयस्क मनुष्य है ना, उन सभी में क्या होते हैं? 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। 8-8 जोड़ों में बटा होता है ना, 8-8 जोड़ों में बटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है लार ग्रंथि यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। ये क्या करती है? तो हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करती है ना, हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इधर देखें, है ना, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। आइए उनका नाम देखते हैं। तो पहला है पैरोटिड ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि यानी कि सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि यानी कि सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो ये है। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे आहार नाल का दूसरा भाग यानी मुखगुहा के बाद वाला भाग जो है वो गर्सनी यानी कि फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, मुखगुहा का पिछला भाग गर्सनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला भाग क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। और इसके बाद वाला भाग जो है ये कहलाता है हमारा गर्सनी। ठीक है, गर्सनी में 2 छिद्र होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो पहला जो है वो कहलाता है निगल द्वार यानी कि गिवलेट, और दूसरा जो है वो कहलाता है कंठ द्वार यानी कि ग्लोटिस। ठीक है, तो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं? हम एपीग्लोटिस। क्या होता है एपीग्लोटिस? तो जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है ना। ये क्या करता है? जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो ये कंठ द्वार को बंद कर देता है, ये कंठ को। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे कंठ द्वार को बंद कर देता है, जिससे हमारा भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जा पाता है ना, श्वास नली में नहीं जा पाता है और हम खांसने से बच जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे आहार नाल का अगला भाग है ग्रासनली यानी कि ओइसोफेगस। तो मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी यानी कि ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन शुरू हो जाता है, जिसे कर्मांकुचन कहते हैं यानी पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? हमारे मुख से सना हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? हमारे ओइसोफेगस में पहुंचता है। ठीक, ये वाला भाग जो है क्या कहलाता है? ओइसोफेगस कहलाता है। ठीक है, तो ओइसोफेगस में पहुंचने के बाद ओइसोफेगस की दीवारों में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है, शिथिलन उत्पन्न होता है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है? नीचे की ओर सरकता जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसे ही क्या कहते हैं हम? कर्मांकुचन। तो दोस्तों हमारे आहार नाल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है अमाशय यानी कि स्टमक। ठीक है, अमाशय मनुष्य के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उसका पाचन करता है। ठीक है, तो यह क्या है? हमारे पाचन तंत्र का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, जो क्या करता है? भोजन को कुछ देर के लिए रखता है और वहां पर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो वह ग्रासनली के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल यानी HCl और पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। ये रस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं या भोजन को एक अर्ध तरल पदार्थ यानी काई में बदल देते हैं, ठीक है, जिसे बाद में छोटी आंत में भेजा जाता है जहां पाचन का क्रिया आगे होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भोजन के पाचन के लिए आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे क्या होता है HCl वगैरह निकलता है। ठीक है, तो कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं हम, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का अस्तर होता है ना, अस्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, तो जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं से, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है श्लेष्मा कोशिकाएं यानी कि म्यूकस सेल, दूसरा है भित्ति कोशिकाएं यानी पैरिएटल सेल्स, और दूसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं यानी कि जाइमोजिन सेल्स। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जो है वो कहलाता है जठर जूस कहलाता है। ठीक, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे निकलता है, तो अम्लजन कोशिका से। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, अगला है श्लेष्मा का स्राव श्लेष्मा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, म्यूकस जो है वो म्यूकस ग्लैंड से निकलता है, म्यूकस सेल से निकलता है। श्लेष्मा आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तथा एंजाइम से सुरक्षित रखता है। चलें आगे देखें। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसका आकार बेलनाकार होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट अगला इम्पोर्टेंट वाला जो अंग है वो यही है, क्या है, छोटी आंत, है ना, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या होता है, तो मनुष्य में इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है ना, मनुष्य में इसकी लंबाई क्या होती है, बहुत अधिक होती है, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, कितना मीटर होता है, तो करीब 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है और साथ में 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ना। छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला है गर्हनी यानी ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, ठीक है, जेजुनम, और तीसरा है एलियम। तो चलिए इसे हम आगे बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गर्हनी यानी कि ड्यूडेनम क्या होता है। गर्हनी छोटी आंत का पहला भाग है। गर्हनी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। ठीक है, तो पहला नलिका जो कहलाता है वो अग्न्याशयी वाहिनी कहलाता है और दूसरा नलिका मूलपित्त वाहिनी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जेजुनम, है ना, यानी कि आहार नाल का दूसरा भाग। तो जेजुनम आहार नाल का मध्य वाला भाग होता है ना। आहार नाल का जो बीच वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, जेजुनम कहलाता है। ठीक है, और तीसरा भाग जो है वो है एलियम। ठीक है, छोटी आंत का अधिकांश भाग जो है वो एलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्न्याशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, आंत्र रस यानी सक्कस इंटेरिकस, जो क्रमशः यकृत, अग्न्याशय यानी पैनक्रियास, आंत्र ग्रंथियों यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित तो होता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, इनके द्वारा तो यकृत से निकलने वाला बाइल यानी पित्त से, उसके बाद फिर पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, और आंत्र ग्रंथियों यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला आंत्र रस के द्वारा होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार करीब 1.5 kg होता है, जो उदर गुहा के दाहिनी भाग में अवस्थित होते हैं।
ठीक है। तो याद रखें ये हमारा जो ऊपर वाला भाग है यह कहलाता है वक्ष क्षेत्र, ये कहलाता है वक्ष क्षेत्र यानी कि वक्ष गुहा, और दूसरा वाला जो बीच वाला जो भाग है यह कहलाता है हमारा उदर क्षेत्र यानी कि उदर गुहा, और जो नीचे वाला भाग है यह कहलाता है हमारा श्रोणी क्षेत्र। क्या कहलाता है? श्रोणी क्षेत्र यानी श्रोणी गुहा। ठीक है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। ठीक है। पित्त स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर है ना, गोल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली जैसी रचना होती है उसमें होता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो हमारे यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है यानी कि बाइल निकलता है। जो बाइल कहाँ जमा होता है? हमारे बाइल डक्ट में, है ना, यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे आहार नाल का अगला भाग है अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को पीले रंग से घेरे हुए एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशयी वाहिनी यानी पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे आहार नाल का आखिरी भाग जो है वो कहलाता है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो हालांकि इसका नाम लार्ज है लेकिन लार्ज होता नहीं है, बस ये मोटा होता है इसलिए इसका नाम लार्ज है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ठीक है। छोटी आंत इसी से लगा हुआ होता है ना, इसी से लगा होता है। ये जो छोटा वाला भाग है इसे हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। ठीक है। तो छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से सीकम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और हमारा जो बड़ी आंत है वो दो भागों में बटा होता है। पहला होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला भाग जो है वो कहलाता है कोलन। क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा वाला भाग, ये जो नीचे वाला भाग है, ये कहलाता है हमारा रेक्टम यानी कि मलाशय। कोलन तीन भागों में बटा होता है। कोलन जो है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है। पहला है ऊपरीगामी कोलन यानी असेंडिंग कोलन। ठीक है। ये नीचे से ऊपर जाता हुआ जो कोलन है ये कहलाता है ऊपरीगामी कोलन। ठीक है। उसके बाद बीच वाला भाग अनुप्रस्थ कोलन यानी सीधा वाला जो रेखा है इसे कहते हैं हम अनुप्रस्थ कोलन यानी ट्रांसवर्स कोलन। तीसरा है अधोगामी कोलन, डिसेंडिंग कोलन यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला जो कोलन है इसे कहते हैं हम अधोगामी कोलन। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए कुछ मलाशय में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित कर लिया जाता है। अंत में भोजन अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर मलाशय में संचित होता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते यह बाहर निकल। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे इसी वीडियो में इसी तरह बने रहें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर क्लास 9 से 12 तक सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। जो भी क्लास 9 से 12 तक हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।